नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी से बड़ी और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है। वाराणसी ज्ञानवापी केस में कल फिर से सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलील साझा करी है। हिंदू पक्ष ने 1991 वर्ष पैक्ट का हवाला दिया। कल फिर से हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। आपको बता दें, हिंदू पक्ष को अपनी दलील पेश करने के लिए 2 दिनों का वक्त माननीय न्यायालय की तरफ से मुहैया कराया गया है। और विष्णु शंकर जैन, जो कि वकील है हिंदू पक्ष के, वो जिरा कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की वाराणसी से। ज्ञानवापी मामले में कल फिर से जिरा होगी, जिसमें हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करने वाला है। बड़ी और अहम खबर है इस वक्त की। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आज की जिरा बेहद खास थी क्योंकि आज हिंदू पक्ष को पूरी तरीके से ओपनिंग रिमार्क रखने का मौका मिला। विष्णु शंकर जैन सुनवाई कर रहे थे, माफ कीजिएगा, दलील अपनी पेश कर रहे थे। देखिए, मुझे इस समय कोर्ट के बाहर में हूँ। मेरे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष सुंदर चतुर्वेदी जी हैं। इनसे जानते हैं कि किन किन 51 पैरा की मुस्लिम पक्ष की जो बहस हुई थी, उसके बाद किन किन मुद्दों पर हिंदू पक्ष ने अपनी बातों को रखा है। 1800 ईस्वी पहले के पुराने ढांचे की बात किए हैं और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस जो अस्थायी स्वरूप है, जो स्वरूप की बात हो रही थी, लगातार उस पर बात हुई है। सुभाष जी, कौन से ऐसे आज अहम खबर है जिसको आप लोगों ने रखा है? जो जिन मुद्दों पर आपत्ति मुस्लिम पक्ष ने लगाया था, ज्ञानवापी परिसर के संदर्भ में, आदि विशेषवर के संदर्भ में, देवताओं के संदर्भ में और मंदिर के संदर्भ में जो लगाए थे, हम लोगों ने विस्तृत रूप से वो लेकर पुराणों से लेकर तमाम सुप्रीम कोर्ट के 25 आर्डरों को भी हम लोगों ने रखा है, जो हिंदू लॉ के संदर्भ में है कि हिंदू में ये मंदिर, देवता और पूजा का क्या स्थान है, इन सबों को कोट करते हुए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के 25 आर्डरों को भी रखा है। और तमाम हम लोगों ने इस संदर्भ में बताया कि वहाँ जो है ढांचा केवल बदलने से, नमाज पढ़ने से वो स्थान वंचित नहीं हो जाता है। वहाँ जो हमारे शिवलिंग जो पाए गए हैं, आदि विशेषवर स्वयं वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयं प्रकट है, उसको किसी ने स्थापित नहीं किया है, किसी ने उसको प्राण प्रतिष्ठा उसमें नहीं किया। स्वयं बाबा विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर स्वयं उसमें स्थापित हैं और स्वयं को जो है प्राण उसमें प्रतिष्ठित किए हुए हैं। इसलिए केवल ढांचा गुम्बद बना देने से, आपके नमाज पढ़ने से वो स्थान हमारे हिंदुओं के लिए आस्था वहाँ खत्म नहीं हो जाता है। वो ज्योतिर्लिंग तो आज भी वहाँ है और ज्योतिर्लिंग की जो भी महत्व है आज भी है। जो ज्योति प्रकाश जो वहाँ से दिव्य रूप से बाहर आ रहा है वो आज भी है, क्योंकि उसको कैद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इसलिए पिछले साल लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 711 एक्ट जो वहाँ का मूल ढांचा है वो एडमिट मेंटेनेबल नहीं है, पोषणीयता के आधार पर नहीं सुनवाई होती, इसे खारिज कर देना चाहिए। आखिर क्या लगता है इसमें अब क्या निकल कर आएगा? आप लोगों ने किन ऐसे मुद्दों को रखा है जिसको लेके आगे बढ़ेंगे? पक्ष ने इसी आधार पे इसको खारिज करने की बात की थी कि ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है। तो हम वही पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमने कहा कि 25 आर्डर जो हम लोगों ने के पास है, हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखा है कि ये मस्जिद क्यों नहीं है, ये मंदिर क्यों है। ये हम लोगों ने बताया है कि हमारे जो आदि विश्वेश्वर जो स्वयं प्रभु ज्योतिर्लिंग है, आज भी वहाँ स्थापित है, उनके प्रति हिंदुओं की आस्था आज भी है, आज भी वो विराजमान है। भले आप वहाँ गुम्बद बना लीजिए, मस्जिद बना लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, इससे जो है वो मस्जिद नहीं हो जाता है। ये मंदिर है जो आज भी हमारे स्थापित है, हमारी आस्था उनके प्रति आज भी है। तो पूजा, जिस तरीके की बात हुई, आज बहस हुई है, वो मेन रहा है मंदिर का जो मूल स्वरूप है उसकी बात रखी गई है और कल डेट उसका पड़ा है। लगभग 2 बजे से फिर सुनवाई होनी है। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या 711 एक्ट एडमिट करेगा या नहीं करेगा, मेंटेनेबल है या नहीं है। पूजा, बिल्कुल। चलिए धर्मेंद्र, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ। इस बीच विष्णु शंकर जैन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हमने सुनवाई जो है, जो मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट था कि आर्टिकल 25 के इन्फोर्समेंट के लिए सिविल कोर्ट नहीं आया जा सकता है, उस पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट के सामने रखा, 3 जजेस बेंच का, और वो सारे साइटेशंस कोर्ट के सामने रखे। 1995 सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए। तो आपको बता दें, ज्ञानवापी मसले पर कल भी सुनवाई होनी है कि आखिरकार इस पूरे मसले पर सुनवाई ही क्यों की जाए, इस पर सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष अपनी जिरा पेश कर रहा है। विष्णु शंकर जैन ओपनिंग रिमार्क देते नजर आए थे अपनी साइड से और कल भी वो
जुड़ा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा से खबर है, आगरा कोर्ट परिसर में गैंगस्टर की पेशी के दौरान हमला हो गया है। बदमाशों ने हमला करके अपने साथी गैंगस्टर को छुड़वा लिया है। गैंगस्टर विनय श्रोतीय को पेशी के लिए लाया गया था कोर्ट। 4 बदमाशों ने कोर्ट परिसर में हमला किया। बदमाशों के हमले में सिपाही घायल हो गया है। आगरा के थाना बरहन इलाके का ये आरोपी बताया जा रहा है। तो आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की आगरा से, जहां पर पुलिस के ऊपर हमला किया गया और 4 बदमाशों ने अपने साथी को छुड़ा लिया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आगरा से इस वक्त की, जहां पर कोर्ट परिसर में गैंगस्टर की पेशी के दौरान हमला हुआ। हमले में एक सिपाही घायल होता है जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जिस गैंगस्टर को पेशी के लिए लाया गया था विनय श्रोतीय, उसको उसके साथियों ने छुड़वा लिया है। ये अभी सूचना मिली थी कि एक क्रिमिनल है जो कि पेशी पे यहाँ पे उसको ले आया जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद था, यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। उस दौरान उसके लगभग 2-3 साथी और आए और धक्का दे करके, जो हेड कांस्टेबल लेकर के आ रहे थे, उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास किया है और उसके बाद उसको छुड़ा के ले गए। तो बड़ी और अहम जानकारी है ये आगरा से, जहां पर 4 बदमाशों ने कोर्ट परिसर में हमला किया। हमले में सिपाही घायल होता है और अपने साथी विनय श्रोतीय को छुड़ा ले जाते हैं। बरहन इलाके का ये आरोपी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी है इस वक्त की आगरा से। और सोचिए, गैंगस्टर को पेशी के लिए लेकर के आया गया, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही होगी कि कोर्ट परिसर से 4 बदमाश अपने साथी को छुड़ाकर लेकर चले गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रजकिशोर संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रजकिशोर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? 4 बदमाश कोर्ट परिसर में हमला करते हैं, हमला करते हुए अपने साथी को छुड़ा ले जाते हैं। जी, ये गैंगस्टर का आरोपी विनय है, जिसे जिला जेल से न्यायालय में लाया जाता है पेशी के लिए। वहाँ 4 लोग हैं जो पुलिसकर्मी पर हमला कर उसे छुड़ा ले जाते हैं। आरोपी जो है फिरोजाबाद के है। घायल सिपाही की कैसी स्थिति बनी हुई है ब्रजकिशोर? जी, घायल सिपाही को अधिकारियों ने उपचार के लिए भेज दिया है। मौके पे आगरा कप्तान प्रभाकर चौधरी और आईजी नचिकेता झा पहुंच गए हैं। सभी चेकिंग पॉइंटों पर चेकिंग की जा रही है, नाकाबंदी कर दी गई है। जैसे आप देख रहे हैं, पुलिस चेक कर रही है, नाकाबंदी है। नाकाबंदी तो हो रखी है, लेकिन इस पूरे हमले को लेकर के और जिस तरीके से बदमाश को पुलिस की गिरफ्त से लेकर के गए हैं, ये भी नहीं कि कहीं और से छुड़ाया गया हो या फिर कोई और बात हो। कोर्ट परिसर से पुलिस की गिरफ्त से बदमाश लेकर के भाग गए हैं। इस पूरे प्रकरण पर आला अधिकारी कुछ कह रहे हैं या कहने से बच रहे हैं? देखिए, अभी आला अधिकारी इस मामले में साफ तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिला न्यायालय में सुरक्षा होती है, बड़ी सुरक्षा होती है, वहां से सुरक्षा में कहां चूक गई जो न्यायालय से ही एक आरोपी को छुड़ाकर ले गए। 4 आरोपी आते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, ले जाते हैं। ये बड़ा हमला है जिसे अधिकारी अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरक्षनाथ बाबा की विशेष पूजा अर्चना करी है। सीएम योगी ने अपने गुरु की पूजा करते हुए उनसे आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद वो सहभोज के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां करीबन 5000 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया हुआ था। अन्य राज्यों से संत महात्मा भी इस सहभोज में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाली सदी भारत की है। आज भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करी है कि हर घर में तिरंगा लहराएं, ऐसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग नकारात्मक सोच के हैं जो बहाने ढूंढते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा के प्रति हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा किसी न किसी से प्राप्त करता है। अपने माता पिता से प्राप्त करता है, अपने बड़े भाई बहन से प्रेरणा प्राप्त करता है, अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त करता है,
अपने स्कूली शिक्षक से प्राप्त करता है या फिर अपने दीक्षा के गुरु से प्राप्त करता है। यानी उसके जीवन में माता पिता भाई बहन बड़े बुजुर्गों के साथ ही शिक्षा गुरु का भी और दीक्षा गुरु का भी उसके जीवन को बनाने में, उसको सजाने संवारने में अपना योगदान होता है। वो एक राह दिखा सकता है। वहीं वाराणसी दौरे पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सारनाथ में आयोजित धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध सामाजिक समानता पर जोर देने वाले और समरसता के समर्थक रहे हैं। उनका संदेश बुद्धि और विवेक की शरण में जाने का है। भगवान बुद्ध निरंतर बुद्धि को शुद्ध करने का भी संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपना करके ही विश्व में फैली अराजकता से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान ने जो सैकड़ों साल पहले उपदेश दिए थे वो आज भी समाज की प्रगति के लिए सार्थक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सदस्यों को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश के माध्यम से आप सबको संबोधित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ एक वैश्विक समावेशी बौद्ध निकाय है। सर्वोच्च बौद्ध धार्मिक अनुक्रम की छत्रछाया में स्थापित इस परिसंघ में 39 देशों के 320 से अधिक संगठनों की सदस्यता है, जो मठीय और जनसाधारण दोनों से संबंध रखते हैं। इनमें विश्व निकाय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परिसंघ, अनुक्रम, मंदिर निकाय और बौद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा स्थानीय संस्थान आदि शामिल। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कई सवाल खड़े किए हैं, जैसे एसी के कमरों में बैठकर संगठन मजबूत नहीं हो सकता, उन्हें बाहर निकलना ही चाहिए। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं। वहीं इस बीच सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता की मौत के बाद आज ओम प्रकाश राजभर मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जिसको लेकर ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि क्षेत्र में होने के चलते पिताजी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, जिस वजह से आज नेताजी से मिलने उनके आवास पर गए हैं। अखिलेश यादव के साथ रहने के सवाल पर अरुण राजभर ने कहा कि इस पर फैसला 16 जुलाई को लिया जाएगा। उस डिनर पार्टी में थे कि क्या अब फिर राजनीति बदल रही है? ओम प्रकाश राजभर का पाला फिर बदल रहा है क्या? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, कमजोरों की बात करते हैं और जिस विचारधारा को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं और मान्यवर कांशीराम साहब को अपना उनके फॉलोअर हम लोग हैं और उनके विचारधाराओं को हम आगे बढ़ाते हैं। आदिवासी समाज की महिला थी, उन्होंने विशेष आग्रह किया था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चले गए थे, डिनर में गए थे, ये सच है, मुलाकात भी हुई। उन्होंने आग्रह किया कि हमारा सम्मान, हम सम्मान के साथ उनके खड़े थे। आने के बाद हमने कहा कि हम तो भी गठबंधन में हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं और फैसला तो समाजवादी पार्टी को लेना है, क्योंकि वो बैठक में हमको बुलाए नहीं थे। भाई उन्होंने बुलाया तो हम उनका सम्मान करने के लिए पहुंच गए। सुबह उनसे मुलाकात किए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। क्या ये जो दूरियां हो रही हैं अखिलेश यादव के साथ, क्या एक तरफ बहुजन समाज पार्टी से भी कुछ नजदीकियां हैं? देखिए, राजनीति में हम तो अभी स्पष्ट हैं, हमारे नेता बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, जो कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं। अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, 2024 हम उनके साथ रहना चाहते हैं। अगर ये लेके हमको चलना चाहते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, नहीं लेके चलना चाहते हैं तो 16 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे क्या करना। 16 तारीख महत्वपूर्ण है। हाँ, 16 तारीख को निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, अरुण राजभर इनका कहना है कि 16 तारीख है वो महत्वपूर्ण है। 16 से पहले सभी तरह के समीकरणों को देखा जा रहा है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के साथ होगी या अलग। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक, जनता टीवी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आगरा कोर्ट परिसर में हुए हमले पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। यूपी पुलिस की रक्षा के लिए भी एक विशेष पुलिस बना दी जाए, ये कहना है अखिलेश यादव का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी पुलिस की रक्षा के लिए भी एक अहम पुलिस बल बना दिया जाए, ये अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं। इसको बयान कम तंज ज्यादा समझिए। देखिए, आपको बता दें कि आज जिला सत्र न्यायालय में हमला हुआ है
जिसमें 4 बदमाशों ने हमला करते हुए विनय श्रोतीय, वो बड़ी खबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसको छुड़ा लिया। और इस मुठभेड़ के दौरान, ये जो पूरी घटना हुई है, इसके दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। अब इसी घटना पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने बयान जारी किया है कि भाई आपकी पुलिस रक्षा तो कर नहीं पाती, तो आप अपनी पुलिस की रक्षा के लिए ही एक पुलिस बल बना दीजिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। देहरादून स्थित पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी ने आज 4 नए कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 2 नई स्कॉलरशिप्स भी है। इस स्कॉलरशिप में 50 छात्रों को 5 से 12 करोड़ तक की स्कॉलरशिप वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स के लिए विजय स्कॉलरशिप, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ज्योति फ्री शिप का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपीईएस को बधाई देते हुए कहा कि उनकी ओर से लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो समाज के हित में हैं। तो उनको माननीय प्रधानमंत्री बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी कर सकेंगे। मैं पिछले दिनों लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में गया था और वहां पर भी मुझे जो हमारे नए प्रशिक्षु अधिकारी हैं सिविल सर्विसेज के, उनके बीच में अपनी बात रखने का अवसर मिला था। तो उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब आने वाला जो बागेश्वर मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में हो रही ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निदान के लिए परिवहन विभाग बागेश्वर के ARTO कृष्णचंद्र ने सबसे पहले सर्वे में अमसरकोट डोबा धारी टैक्सी स्टैंड मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। कृष्ण सिंह का कहना है कि बागेश्वर मुख्यालय में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अभी प्राथमिक सर्वे चल रहा है। जहां जहां पर ट्रैफिक जाम लगने की समस्या है, उन जगहों को चिन्हित किया गया है। जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है, उन्हें नो पार्किंग जोन बनाया जाएगा। साथ ही वाहन चालकों को अनावश्यक सड़क में जाम न लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। शुरुआत में हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर जाम लगने की संभावना है। तो शुरुआत में हमने देखा कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर है रोड कम चौड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नो पार्किंग जोन बना दिया जाए। ये प्राइमरी सर्वे है। इसके बाद हम अभी SDM साहब के साथ और PWD नगर पालिका के साथ मीटिंग या कल या परसों में मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड भी लग जाएंगे नो पार्किंग जोन। एक समस्या तो ये है। दूसरा, ऊपर रोड के किनारे से काफ़ी मलबा आया हुआ है कई जगह पर, तो उसके मलबा आने से जो गाड़ी है वो थोड़ा सा नीचे को लग जा रही है, उससे भी थोड़ा सा समस्या बन रही है। दूसरा ये है। तीसरा, जैसे भी हमारे चालक साथियों ने बताया सभी ने कि स्कूल की बसों का टाइमिंग, जैसे सेंट जोसेफ की स्कूल है तो उनकी 3-4 बसें एक साथ निकलती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे कि अपने एक साथ ना निकालें। आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की ओर से भेजी गई सामग्री उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने रिसीव कर ली है। सीलबंद निर्वाचन सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग के जरिए मंगलवार की देर शाम देहरादून पहुंची। आपको ये बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बैलेट बॉक्सेस की सुरक्षा के लिए विशेष एयर टिकट की व्यवस्था करते हुए निर्वाचन अधिकारी के बगल की सीट आरक्षित की गई थी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से ये सारी सामग्री निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा सचिवालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सबमिट कर दिया है और इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद कांवड़ यात्रा का आगाज हो रहा है। आपको बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ भोले के भक्तों का हरिद्वार और गंगोत्री में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है, जहां पर उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा में 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनातगी की गई है। साथ ही 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी कांवड़ यात्रा मार्गों पर निगरानी के लिए लगाए जाएंगे। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि 13 तारीख से 26 तारीख तक हरिद्वार रुड़की वाले रास्ते से आवागमन न करें, बल्कि मेरठ, बिजनौर, कोटद्वार या फिर विकास नगर देवबंद होते हुए जाएं। अपनी ओर से बहुत जबरदस्त व्यवस्था है। हमारे 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हरिद्वार क्षेत्र में लगे हैं और 100 से ज्यादा ऋषिकेश और नीलकंठ क्षेत्र में लगे। 400 प्लस सीसीटीवी कैमराज हैं। उसके ऊपर से ड्रोन कैमराज का भी हम यूज करेंगे और हमारी आपने देखा होगा ATS बम डिस्पोजल स्क्वाड, ये सब लगी हैं अपनी जगह पर और हम किसी को कुछ भी जो है शरारत नहीं करने देंगे। अगर कोई प्रयास करता है तो सफल नहीं हो पाएगा।
तो उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी मुस्तैद नजर आ रहा है। देहरादून स्थित आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में सभी विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे के लिए लगाई गई है, जिनका काम प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हो रही घटनाओं का तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करने का काम है। इसके तहत अधिकारियों की ड्यूटी भी आपदा कंट्रोल विभाग में लगाई गई है, जो समय समय पर मॉनिटरिंग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्य सचिव तक पहुंचाने का काम करते हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।